सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, उसका एस्पिरेशन और गोल क्या होता है, इसके बारे में जाना था। आज हम जानने वाले हैं रूल ऑफ लॉ एंड नेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आखिर रूल ऑफ लॉ होता क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ, द concept of rule of law is that the state is governed not by the ruler or not or the nominated representatives of the people but by the law। इसका मतलब हुआ, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि स्टेट जो है वो किसी रूलर के थ्रू ना चले, किसी नॉमिनेटेड पर्सन जिसको पब्लिक ने नॉमिनेट किया हो उसके थ्रू ना चले, बल्कि एक लॉ के थ्रू चले। जो लॉ मेंशन किया गया है उस लॉ के थ्रू गवर्नमेंट चलनी चाहिए। A country that enshrines the rule of law will be one wherein the government of the country derive its authority from the law। जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के उस देश के गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है कि वो किसकी पास कितना अथॉरिटी होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये लॉ डिसाइड करता है। मोनार्क हो या फिर रिपब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हो, are governed by the laws derived out of the constitution and their power are limited by the law। चाहे मोनार्क हो या जो रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहाँ का जो लॉ है वो डिराइव करता है कि वहाँ के जो लॉ का गवर्न किया जाता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बता रखा है कि भाई जो तुम्हारी पावर होगी ना वो लिमिटेड होगी, और ये लिमिटेड किसके थ्रू होगी? लॉ के थ्रू होगी। मतलब यहाँ पे लेक्स इज रेक्स, रेक्स इज नॉट लेक्स। मतलब यहाँ पे राजा कोई कानून नहीं है, बट कानून ही राजा है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे टॉप पे लॉ को रखा गया है। ये ना कि किसी किंग को कि भाई जो किंग बोलेगा वही होगा, नहीं, जो लॉ में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग किंग काम करेगा, ऐसा है। The origin of the rule of law theory can be traced back to ancient Romans during the formation of First Republic. It has since been championed by several medieval thinkers in Europe such as Hobbes, Locke and Rousseau थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इस लाइन से इतना ही पता चलता है कि जो रूल ऑफ लॉ की थियरी है, ऐसा नहीं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए या फिर आज़ादी में सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मॉडर्न है, नहीं। ये एशियंट टाइम से चला आ रहा है। जब रोमन्स का जब टाइम्स था तो उस समय से ये चला आ रहा है। कुछ मेडिवल थिंकर्स है यूरोप में, जैसे कि होब्स हुए, लॉक हुए एंड डिस्यू हुए, वो इस थ्योरी पे उन्होंने ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में एक फिलोसोफर थे चाणक्य, have also espoused the rule of law theory in their own way by maintaining that the king should be governed by the word of law। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में भी एक फिलोसोफर थे चाणक्य, जिन्होंने लॉ थियरी को दिया, मतलब रूल ऑफ लॉ थियरी के बारे में अपने तरीके से बताया है कि एक राजा को लॉ के हिसाब से ही चलना चाहिए, मतलब उसके कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। इन मॉडर्न डेज में द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी। अब मॉडर्न डेज में ये वर्ड किसने, कौन लेकर आया? तो ये लेकर आया A.V. डाइसी। दिस कॉन्सेप्ट इज एंटायरली अपोजिट बाय रूल बाय लॉ और रूल बाय मैन। एक होता है रूल ऑफ लॉ या फिर एक होता है रूल बाय मैन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है।
चलो दूसरा पढ़ते हैं कि रूल लॉ जो है वो उसके तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड वन प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। मतलब लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लॉ से पहले सबको इक्वलिटी में, मतलब कि अगर कुछ लोग हैं तो इनके बीच में इक्वलिटी होना चाहिए। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, पहले से ही जैसे डोमिनेंस होना चाहिए किसका, लीगल स्पिरिट का, कि हाँ हमारे देश में कुछ कानून है, इसके तरह कुछ एक स्पिरिट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, इसका मतलब क्या है कि कैसे किया जाता है एप्लीकेशन रूल ऑफ लॉ का इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटेंडेड फॉर इंडिया टू बी अ country governed by the rule of law। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका इंटेंट ही यही है कि जो हमारी कंट्री है वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही गवर्न होगी, क्योंकि ये प्रोवाइड करवाती है दैट कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द सुप्रीम पावर इन द लैंड एंड द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव डिराइव द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोवाइड करता है सुप्रीम पावर कहाँ पे, इन द लैंड एंड द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, चाहे वो लेजिस्लेटिव वाला सेक्शन हो या एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन हो, इन सब में जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी डिराइव करेगा रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। एनी लॉ दैट इज मेड बाय लेजिस्लेचर हैज टू बी इन conformity with the constitute, failing which it will be declared invalid। This is provided for under article 13(1)। मतलब अगर कोई भी लॉ बनता है लेजिस्लेचर के थ्रू और वो कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट का जो एक फॉर्मेशन है उसको भी फेल कर देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। और ये किसके थ्रू करेंगे, हमारा आर्टिकल 13 है उसके थ्रू हम उसको कह देंगे कि भाई ये आर्टिकल 13, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहा है, तो आपने जो रूल बनाया है ये हमारे लिए नहीं है, सीधे सीधे। फिर दूसरा है कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है चेक अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय स्टेटिंग दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक लॉ ने कुछ फ्रीडम दिया हुआ है, कुछ हमें लिबर्टी दी हुई है, तो इस फ्रीडम और लिबर्टी जो लॉ ने दी हो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्री के लोग हैं वो उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, उतना वो फ्रीडम लिबर्टी उनके लाइफ के बारे में वो उनका एक्सपांडेशन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 कह रहा जा रहा है, और इस पर चेक करता है आर्टिकल 21 की कोई इसका वायोलेशन तो नहीं कर रहा। दूसरा है आर्टिकल 14 जो इंश्योर करता है डेट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सारे के सारे सिटीजन्स इक्वल है, एंड डेट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। फाइनली ये इंश्योर करता है डेट देयर इज अ सेपरेशन पावर बिटवीन थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, and the executive and the legislature have no influence on the judiciary। By these method the constitution fulfill करता अपने requirement of Dicey theory to recognize as a country following the rule of law। आर्टिकल 14 क्या करता है कि सारे सिटीजन के बीच में इक्वल होना चाहिए, कोई भी पर्सन को सेक्स के बेस पे, उनके धर्म के बेस पे, उसके रेस के बेस पे, कहाँ पैदा हुआ उसके बेस पे सेपरेशन नहीं करेगा। ये तीनों पावर जो है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा जुडिशरी पे, और यही मेथड फुलफिल करता है जो रिक्वायरमेंट चाहिए डाइसी के थ्योरी को, कि ये कंट्री रूल ऑफ लॉ से चल रही है ना या नहीं चल रही। तो हमारे इंडिया जो है उसका जो गवर्न सिस्टम है रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट of India has further strengthened these mechanisms through its various judgment, the foremost of being
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मैकेनिज्म है कि वो अपने अलग अलग जजमेंट के थ्रू इसको और भी स्ट्रेंथ दे सके। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये एक केस आया था। इन दिस केस the question before the court was whether there was any rule of law in India apart from Article 21. This was in the context of suspension of enforcement of Article 14, 20 and 21 during the proclamation of emergency. इस केस में क्वेश्चन उठा था कि ऐसा कोई और रूल ऑफ लॉ है इंडिया में आर्टिकल 21 के थ्रू। तो इसमें और आया था कि नहीं, सिर्फ आर्टिकल 21 ही नहीं है जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हमें कुछ इंडिकेट करता है, आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 22 भी है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट हैज गॉट नो पावर टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट के पास अगर कोई ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि किसी के पर्सन की लाइफ को डिप्राइव कर सके या उसके लिबर्टी को छीन सके। विदाउट सच सेंसिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉलेस सोसाइटी एंड वन गवर्न बाय लॉज वुड सीज टू हैव एनी मीनिंग। Rule of law is now accepted norm of all civilized society. रूल ऑफ लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इसके बीच में कि क्या एक लॉलेस सोसाइटी कैसी होगी और गवर्न सोसाइटी के बीच एक जो सोसाइटी गवर्न हो रही है रूल बाय लॉ के थ्रू वो कैसी होगी। और जो रूल ऑफ लॉ है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है कि ये नॉर्म्स है किसके, सिविलाइज सोसाइटी के। ये तो होना ही चाहिए, अगर कोई सोसाइटी सिविलाइज्ड है तो उसमें रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही वो सोसाइटी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी थ्रू कोई भी मेथड के थ्रू चला रहे हैं। इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कोई भी पार्लियामेंट अपने एक्ट के थ्रू से अमेंड नहीं करवा सकती। इसीलिए रूल ऑफ लॉ जो है सुपीरियर माना जाता है ऑल अदर अथॉरिटी ऑफ मैन से। जितने भी और चाहे पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी बड़े बड़े ओहदे हो, इनसे ऊपर भी रूल ऑफ लॉ माना जाता है। चलिए अब एक्सेप्शंस क्या है रूल ऑफ लॉ के। रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस है कि एब्सोल्यूट नहीं है, रूल ऑफ लॉ एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है इन इंडिया में। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी का एग्जिस्टेंस है। जैसे कि रिजर्वेशन इन इंडिया, क्रिमिनल कुछ इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 361। कुछ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है जो 105, 194 आर्टिकल प्रोवाइड करवाता है। कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जो वीना कॉन्वेंशन देता है। रूल बाय लॉ या रूल बाय मैन बेस करता है कि रेक्स इज लेक्स, क्या किंग लॉ है। रूल बाय लॉ का सिंपली मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो सुप्रीम लॉ मेकिंग लेड डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। रूल बाय लॉ का सिंपली मतलब होता है कि किसी अथॉरिटी ने से बड़ा लॉ होगा और इसी लॉ के थ्रू कोई भी अथॉरिटी काम करेगी। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि सेपरेशन ऑफ पावर आखिर होता क्या है। टू प्रिवेंट ऑटोक्रेसी ऑफ एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के ब्रांच को प्रिवेंट करने के लिए मोंटेस्क्यू ने ये आइडिया दिया था। और उसने अपनी एक बुक थी उसकी स्पिरिट डेस लुइस में, मतलब द स्पिरिट ऑफ लुइस में उसने ये आइडिया दिया हुआ था। इसका मतलब है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस है और इन तीनों में
डिवीजन होना चाहिए। ये लिमिट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्री सक्सेस by a government as a sanction of all three branches is required for making executive and administration। ये आर्बिट्री एक्सिस के पॉसिबिलिटी को लिमिट कर देता है कि कोई इसको क्रॉस ना करे, अपने कोई भी लिमिट को वो क्रॉस ना करे। और ये बताता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव हो रहा है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी भी लॉ का या उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इन दोनों में, इन मतलब दोनों और तीनों ब्रांचेस में एक लॉ का रिक्वायरमेंट हो, ताकि इन्हें पता हो कि इन ऑथोरिटीज़ को क्या क्या काम करना है। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सिग्निफाई करता है तीन फॉर्मुलेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर। वो कौन है, वो कौन से तीन फॉर्मुलेशन है ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, वो जान लेते हैं। Same person should not form part of more than one or three organs of a government. For example, ministers should not sit in parliament। अगर कोई, जैसे कि तीन सेट, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो इन तीनों ब्रांच का मेंबर होगा, किसी एक ही ब्रांच का मेंबर होगा। दूसरा पॉइंट, वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विथ एनी अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। इंटरफेयर, एक पार्ट दूसरे पार्ट में इंटरफेयर ना करना, ये भी इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन असाइंड टू एनी अदर ऑर्गन्स। मतलब जो काम जुडिशरी को दिया गया है तो वो काम जुडिशरी करेगी, ये ना कि वो काम कल एग्जीक्यूटिव करने लगे, या वो काम उठ कर कहीं लेजिस्लेशन करने, कानून बनाने का काम जुडिशरी करने लगे। ऐसा नहीं, जिसको जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। अब भाई इसका एडवांटेज क्या है इसका लाने का, एफिशिएंट हो जाता है वो काम करना, इफेक्टिव काम करना का तरीका हो जाता है। ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, ये चेक एंड बैलेंस रखता है अलग अलग ब्रांचेस में। ये कंस्ट्रक्शन डिबेट्स बनाता है फॉर लॉ मेकिंग कि ऐसा लॉ होना चाहिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर अंडर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएसए की बात करें तो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। द फ्रेमर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन he believed that the principle of separation of power would help to prevent the rise of a tyrannical government by making it impossible for a single group of persons to exercise too much power. Accordingly, they intend that the balance of power should be attained by check and balance between separate organs of government. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है सेपरेशन ऑफ पावर में, सेपरेशन ऑफ पावर में डिलीव करता है, क्योंकि इसको माना है कि अगर हम एक ही बंदे को टू मच पावर दे देंगे ना तो करप्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर ब्रिंग करप्शन। इसलिए उसने पावर को डिवाइड कर दिया है, और इस पर भी जो पावर डिवाइड कर दिया तो इस पर भी उसने चेक एंड बैलेंस लगाया, ये ना कि छोड़ दिया, चेक एंड बैलेंस लगाया। तो यूएस का यही मानना है, ठीक है। डिस्पाइट द एक्सप्रेस मेंशन इन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस incorporates certain exception to the principle of separation with a view to introduce system of check and balance. For example, bill passed by the Congress may be voted by the president in the exercise of his legislative power. Also, treaty making power is with the president, but it is not effective till approved by the Senate. It was the exercise of executive power of Senate due to which US couldn't become a member of League of Nations. The Supreme Court has the power to declare the act passed by the Congress as unconstitutional। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वहाँ पे कांग्रेस चलती, कांग्रेस ने कोई बिल पास किया, उसको वोट कर दिया प्रेसिडेंट ने, हाँ कि हाँ भाई ये बिल
हम लाना चाहते हैं, लेकिन उस पे जब तक सेनेट अप्रूव नहीं करेगा, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल, तब तक जो भी बिल पास किया गया है ना कांग्रेस के थ्रू, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। सिंपल सा इसका यही मतलब है। अब इंग्लैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंग्लैंड जो है फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर जो क्राउन है वो एक नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड बस नाम के हेड है। रियल तो लेजिस्लेटिव फंक्शन आर परफॉर्म बाय द वहाँ के पार्लियामेंट करती है। द किंग दो एन एग्जीक्यूटिव हेड is also an integral part of legislature, and all his ministers are also member of one or other house of the parliament। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लैंड एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो क्राउन होते हैं, जैसे क्वीन हुआ, किंग हुआ, ये एक नॉमिनल हेड होते हैं। जो रियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है वहाँ की पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। तो किंग तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड हो गए, लेकिन और एग्जीक्यूटिव हेड तो हो गए, और ये जो एग्जीक्यूटिव हेड है ये लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट है, और इनके सारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो मेंबर होते हैं एक या किसी अदर हाउस ऑफ मेंबर भी। मतलब ये एक हाउस के तो मेंबर होते भी हैं, दूसरे भी हाउस के मेंबर होते हैं। फर्दर जैसे कि लॉर्ड चांसलर इज एट द सेम टाइम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द जुडिशरी। जैसे कि लॉर्ड चांसलर है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड का तो मेंबर होगा ही, लेकिन सीनियर मोस्ट मेंबर होगा जुडिशरी का भी। ऐसा है ये इंडिया में क्या है कि कोई एक इंसान एक ही सेक्शन में बैठ सकता है, लेकिन लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में ये जुडिशरी का तो मेंबर है ही, ये हाउस ऑफ लॉर्ड का भी मेंबर है। ठीक है। The judiciary is independent, but judges of the superior court can be removed on an address from the both house of the parliament। वहाँ की जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर दोनों हाउस जो होते हैं वहाँ के, अगर वो चाहे तो इस जुडिशरी के पर्सन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड कंबाइंस जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, वो जुडिशियल और लेजिस्लेटिव दोनों फंक्शन को कंबाइन करता है वहाँ पे। मतलब इसके यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, ये हाउस ऑफ लॉर्ड है वहाँ का, इसके दोनों फंक्शन है, जुडिशियल का भी काम इसके पास है, लेजिस्लेशन का भी काम इसी के पास है। ऐसा द रेस्टिंग ऑफ टू पावर इन अ सिंगल बॉडी देयरफॉर deny the fact that there is any kind of separation of power in England। The resting of two power in a single body, दो पावर एक सिंगल बॉडी में है, और डिनाई करता है सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे तरीके से लागू नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। द क्लियर डाइकोटोमी एग्जिट एज एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इनटू द प्रेसिडेंट, लॉ मेकिंग पावर वेस्टेड विद द लेजिस्लेचर। यहाँ पे हमारे इंडिया में क्लियरली मेंशन है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, और जो लॉ मेकिंग पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है। जुडिशरी का पावर जुडिशरी के पास है। बट वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम केयरफुली, इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज अ फंक्शन ओवरलैपिंग इन दिस थ्री ब्रांचेस। लेकिन जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली पढ़ते हैं, नोटिस किया जाता है कि जो इन तीनों का जो फंक्शन है वो ओवरलैपिंग हो जाता है। मतलब तीनों ब्रांचेस का जो फंक्शन है कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाते हैं। इन इंडिया नॉट ओनली देर इज अ फंक्शन ओवरलैपिंग, बट देर इज अ पर्सनल ओवरलैपिंग ऑल्सो। मतलब सिर्फ फंक्शनल ओवरलैपिंग नहीं होता, वहाँ के जो पर्सनल ओवरलैपिंग, मतलब एक इंसान का जो मेंबर्स होते हैं वो भी ओवरलैपिंग हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी देख लेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर।
अब सेपरेशन ऑफ पावर भाई हमें पता है कैसे चलेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 50, स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब कोई भी कंट्री है उन्हें ऐसा स्टेप्स लेना ही पड़ेगा जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर सके। आर्टिकल 121 और 211 ये कहता है कि जुडिशरी कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन नॉट डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी जुडिशियल कंडक्ट होता है, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है, वो कब उसके कोई भी दलीलें, उसके कोई भी लॉज, मतलब कोई जो भी वो डिसीजन लेते हैं, वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये 121 एंड 211 कहता है। आर्टिकल 122 एंड 212 validity of proceeding in the parliament and legislature cannot be called in the question of any court। जो इनकी वैलिडिटी या प्रोसीडिंग की, जैसे कि पार्लियामेंट हुआ या फिर लेजिस्लेचर्स हुए, उनकी कुछ वैलिडिटी होती है, ये इनकी वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कोर्ट में जाके कि भाई इनकी इतनी वैलिडिटी क्यों है, ये इतने दिन में ही क्यों बिल बनाते हैं, इनके इतने टाइम क्यों ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ये कोई क्वेश्चन जाकर कोर्ट में नहीं कर सकता। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। जो भी जो भी पावर या फिर ड्यूटीज दी गई है ना प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, कोई भी कोर्ट इनसे उस ड्यूटी के बारे में आंसर नहीं पूछ सकता कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपको ये नहीं ऐसे करना चाहिए। ये आर्टिकल 361 पावर देता है किसी भी प्रेसिडेंट को या फिर ये गवर्नर को। तो फंक्शनल ओवरलैप एमंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये अब देख लेते हैं ओवरलैपिंग किस तरीके से, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। विथ जुडिशरी impeachment and the judges and the removal of judgment। अगर जुडिशरी के बारे में बात करें तो जैसे कि इम्पीचमेंट हुआ या जजेस को रिमूव करवाना हुआ, तो इसमें ओवरलैपिंग होती है। द हेड ऑफ ईच गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर पावर टू अमेंड लॉस डिक्लेयर अल्ट्रा वायर। किसी भी किसी भी लॉ को अमेंड करना, उसको बताना कि भाई ये तारीख सही नहीं है, ये कोर्ट ये कर सकती है। थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट इट कैन डिजॉल्व द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगा और गवर्नमेंट को डिजॉल्व कर देगा। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज एंड इट कैन पनिश द पर्सन कॉन्सर्न्ड। अगर कोई अपने प्रिविलेज के दायरे को, लिमिट को ब्रीच कर रहा है, तो उसको कोर्ट जुडिशरी क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है। और एग्जीक्यूटिव के पास क्या होता है लेजिस्लेशन में कि वो पावर टू एक्सेस द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कैसे करना है, इसके पास पावर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, एंड द गवर्नर एक्ट आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेशन। तो ये सब फंक्शंस ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है, मतलब कौन सा पावर है जो ओवरलैप करता है जुडिशरी के साथ और लेजिस्लेटिव के साथ। तो एग्जीक्यूटिव का पावर जो जुडिशरी के साथ ओवरलैप करता है कि मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर। मतलब इनके ऑफिस का अपॉइंटमेंट कौन बनाएगा, अपॉइंट कौन करेगा, किसी भी जैसे चीफ जस्टिस का हुआ या किसी जज का अपॉइंटमेंट हुआ तो एग्जीक्यूटिव करेगी। लेजिस्लेटिव के साथ क्या होता है, पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विच हैज द सेम फोर्स ऑफ द एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर। कोई भी ऑर्डिनेंस को लागू करवाना हो ना, तो अकेले, ऐसा नहीं कि मतलब
लेजिस्लेशन ने बिल बनाया और हो गया, नहीं, उसमें एग्जीक्यूटिव का भी उतना ही रोल होता है। दूसरा क्या ओवरलैप करता है, पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट देना, किसी भी पर्सन को कन्विट करना। देखो जुडिशरी का तो काम है कि वो सज़ा कम कर सकती है या फिर सज़ा सुना सकती है, लेकिन इस सज़ा को कम कर देना, उसको थोड़ा छूट दे देना या फिर उस सज़ा को माफ़ करवा देना, इसमें एग्जीक्यूटिव भी क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। अब ये दूसरा पॉइंट, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के साथ क्या करते हैं, अथॉरिटी टू मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग देयर प्रोस्पेक्ट, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ एनी बिजनेस सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऐसा है कि कोई भी प्रोसीजर या फिर बिजनेस के बारे में कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है तो अकेले लेजिस्लेटिव नहीं करेगी, उसमें भी एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले करेगा। पावर अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन के डेलीगेटेड में जो पावर है वो उसमें भी एग्जीक्यूटिव अपना हाथ डालेगी भाई। ऐसा नहीं कि हाँ आप अपना काम कर लो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं, उसमें भी अपना चेक एंड बैलेंस के लिए। तो इससे क्या है, कोऑपरेशन की तरह काम चलता है। अब हम बात करते हैं कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में क्या है। जैसे कि आर्टिकल 142 है, सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन होता है कि एग्जीक्यूटिव इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम है कंप्लीट जस्टिस लाना, और एग्जीक्यूटिव भी वही चाहता है। लेजिस्लेटिव के बारे में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू देता है, पावर टू रिव्यू द एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड डिटरमाइन द वायलेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी लेजिस्लेशन रूल बनाएगा उसके पावर जो भी होंगे, इस पे रिव्यू कौन करेगा कि ये इसने सही किया है कि नहीं, जुडिशियल करेगा सिंपली। अनअमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर कोई ऐसा अमेंडमेंट ना ला दे कि अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही डिनोट हो जाए। इस पे जो व्यू पॉइंट रखता है वो जुडिशरी रखता है। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। अब कुछ केस के लॉ जान देते हैं। एक केस आया था 1955 में, राम जवया केस। कॉल्ड हेल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इजंट फुल्ली एक्सेप्टेड इन इंडिया। जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, मतलब ये पता कैसे चला कि हाँ भाई हमारे यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है अलग अलग सेक्शंस का, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, इनका ओवरलैपिंग हो रहा है। तो एक केस है राम जवया केस 1955 में। इसने बताया कि इंडिया ने फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। दूसरा केस आया 1973 में, केशवानंद भारती केस। इसने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, court held that separation of power is the basic structure of constitution and more of the branch can take away each other function। इसमें कोर्ट ने बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक से ज़्यादा ब्रांचेस में इसको क्या है कि एक दूसरे के ब्रांच में वो इंटरफेयर करेंगे बट लिमिटेडली, जितना उनको बताया गया है उतना ही। अब इश्यू ऑफ फंक्शन ओवरलैपिंग क्या होगा भाई, ये ओवरलैपिंग के हमने कुछ फ़ायदे देख लिए, किस तरीके से वो ओवरलैपिंग करते हैं ये जान गए, लेकिन उसकी इश्यू क्या होती है, अनअकाउंटेबिलिटी हो जाती है। मतलब वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ ओवरलैपिंग ये है पावर का, इज दैट पर्टिकुलर ऑर्गन कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंट फॉर डिसीजन। मतलब जो भी डिसीजन किसी भी ऑर्गन ने लिया है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता अपने। जैसे कि जुडिशियल वर्डिक्ट इन 2G और कोल ब्लॉक एलोकेशन केस, ये दो केस आए हुए थे। फिर इरोजन ऑफ फेथ, फेथ का इरोजन हो जाता है। रिपीटेड इंटरवेंशन ऑफ वन ऑर्गन इनटू अनदर फंक्शन कैन डिमिनिश द फेथ ऑफ पीपल, इंटीग्रिटी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी।
लोगों का विश्वास उठ जाता है कि मैं जुडिशरी के पास जा रहा हूँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव कोई मेंबर है या फिर लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर है, वो इसमें इंटरफेयर करके मेरे मेरे केस को डाउन कर रहा है, अपने पावर को लगा मेरे केस को डाउन करता है। इससे क्या होता है कि इससे फेथ जो है उसका इरोजन होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। Accumulation of power, हाँ, it undermine the spirit of democracy as too much accumulation of power in organ government undermine the principle of check and balance। इससे क्या लगता है कि भाई यहाँ पावर जीत रहा है, मतलब पावर जीत रहा है, लॉ हार रहा है, कोई भी कानून हार रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्राइब किया गया वो वीक पड़ रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन डेवलपमेंट, excessive infringement on each other jurisdiction may impede smooth functioning of government and hinder public service and overall development। ज़्यादा अगर इंटरफेयर होने लगे तो इससे क्या होगी, जो भी डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, कोई भी फंक्शन जो है वो स्मूथली नहीं चलेगा। ये कुछ इश्यू है। अब यूटिलिटी एंड फंक्शन ऑफ ओवरलैपिंग, तो भैया जब इतने सारे इश्यूज हैं तो हमने ओवरलैपिंग वाला फंडा ही क्यों यूज किया, हम क्यों नहीं हटा देते? क्यों? क्योंकि इससे हम चेक एंड बैलेंस रखते, कोई भी ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, उस पर हम उसके आर्बिट्री फंक्शंस पे हम नज़र रख सकते हैं, कहीं ये अपना कोई भी फंक्शन जो भी ये कर रहा है उससे कुछ जो लिमिटेशन वो वायलेट तो नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ, पावर शेयरिंग लॉ एमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वलिटी इन गवर्नेंस, मतलब कि रूल ऑफ लॉ आ जाता है इसके बीच में, कि जो गवर्नेंस में जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो इक्वलिटी होनी चाहिए, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक आर्बिट्रेरीनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केशन of overriding power decreases the scope of conflict among the government organs। डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कोऑपरेशन से गवर्नमेंट चलने लगती है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, किसी एक के पास पावर नहीं होता, सेंट्रलाइजेशन। कंक्लूजन क्या निकला, फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, constitutional system with strict separation of power is undesirable and impracticable। मतलब अगर हम चाहें कि हम इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर लाएं तो ये अनडिजायरेबल, ऐसा नहीं हो सकता और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। हाउएवर जुडिशियल एंड कैलकुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ओवरलैपिंग makes way for democratic collaboration of three organs of government। ये एक डेमोक्रेटिक कोलोब्रेशन बनाते हैं तीनों ऑर्गन के बीच में, ठीक है। चेक एंड बैलेंसेस इन इंडिया, लेजिस्लेचर कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि क्या है, और जुडिशरी पे और एग्जीक्यूटिव पे है के सेक्शन में। तो लेजिस्लेटिव का कंट्रोल जुडिशरी पे ये है कि इम्पीचमेंट कर सकता है, रिमूवल कर सकता है जजेस का। पावर टू अमेंड लॉज डिक्लेयर अल्टावायर बाय कोर्ट एंड रीवैलिडेटिंग, कुछ भी अगर कोर्ट ने लॉस बनाया उसको इनवैलिड करवाना है, उसको वापस से रीवैलिडेशन में डालना, ये सब लेजिस्लेटिव पे कंट्रोल रखता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट कर सकता है गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने के लिए। पावर टू असेस वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू द क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सब कुछ टाइम्स है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब, इन सब पे कंट्रोल लेजिस्लेटिव का। अब एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल क्या है जुडिशरी पे, कि वो अपॉइंटमेंट्स, जितने भी ऑफिस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे जजेस के हो, यहाँ के चीफ जस्टिस का हो, ये एग्जीक्यूटिव करता है। लेजिस्लेटिव में क्या उसका कंट्रोल है कि पावर अंडर डेलीगेटेड legislation, the authority to make rules for regulating their
रिस्पेक्टिव प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू द, ये ऊपर पढ़ा हमने, ये सब हमने ऊपर पढ़ा। कोई भी बिजनेस प्रोविजन होता है, कोई भी होता है, उसमें भी एग्जीक्यूटिव भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना लेजिस्लेचर प्ले करता है। अब जुडिशियल का कंट्रोल क्या है? जुडिशियल का कंट्रोल सिंपल है, जुडिशियल रिव्यू रखना, उनके क्या एक्शंस है उनके रिव्यू करना, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन तो नहीं कर रहे, ये सब। कोई भी लॉ बना रहे हैं तो अमेंडेबल है कि नहीं है, अनअमेंडेबिलिटी है कि नहीं है, वो अपने कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, उसको वायलेट नहीं कर रहे, तो ये सब होता है। अब वीकनिंग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या है? वीकेंड ऑपोजिशन इन इंडिया का है कि फेलियर ऑफ ऑपोजिशन, अपोजिशन यहाँ पे वीक पड़ जाता है। लेजिस्लेचर की स्क्रूटनी है वो वीक पड़ जाती है, वो प्रॉपरली काम नहीं करती, जुडिशली ओवर रीच हो जाती है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव एक्सेस मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने लगता है, ठीक है। स्टेट नेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट? स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी और द बॉडी पॉलिटिक। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिटिक बॉडी, उसको कहते हैं स्टेट। स्टेट जो ब्रॉडली इसका वो जो होता है कि एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑन द मीन ऑफ वेयर डिस्प्यूट एंड सेटल द फॉर्म ऑफ लॉ, मतलब ये ब्रॉडली एक एग्रीमेंट है इंडिविजुअल्स का, जहाँ वो एक फॉर्म्स ऑफ लॉ पे काम से की जो डिस्प्यूट के अंदर तहत पे रहते हैं। स्टेट के एलिमेंट क्या है वहाँ पे? किसी भी चीज़ को हम मतलब कि कोई चीज़ कंट्री है, ये मतलब उसको स्टेट है, उसको कब कहेंगे? जब उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होगा, उसके पास टेरिटरी डिफाइन होगी कि हाँ ये तेरी बाउंड्री है, आपकी गवर्नमेंट इफेक्टिव होगी, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विथ अदर स्टेट, वो दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन बना सकता है। तो ये अगर ये चार चीज़ें फुलफिल करता है तो हम स्टेट कहते हैं। पॉपुलेशन अ बॉडी ऑफ पीपल, पॉपुलेशन मतलब जो लोगों के का ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। टेरिटरी मतलब जितना स्पेस को डिफाइन किया गया है उतना उस स्टेट का टेरिटरी होगा। सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? सोवरेंटी मतलब होता है पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ, कोई भी पावर बना सकते हैं, उस पावर को लागू भी करा सकते हैं बिना कोई हायर अथॉरिटी की, उसके मतलब ऐसा नहीं कि वो फ्री होता है, ऐसा समझ ली कि फ्री होता है, कोई दूसरी कंट्री उस पर फोर्सफुली नहीं करती कि नहीं तू ये लॉ नहीं बना, नहीं, वो अपने हिसाब से अपने कंट्री में अपना लॉ बना रहा है। गवर्नमेंट एंड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू दिस, जो इन सब चीज़ों को करता है। पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन हु आर द मेंबर्स या सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। पॉपुलेशन का मतलब सिंपल है कि वो तो या तो मेंबर्स होंगे या सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, जैसे कि इंडिया की बात कर रहे हैं तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इसमें कोई मैटर नहीं करता, कुछ नहीं कि हाँ इतना ही पॉपुलेशन होगा तो ही इसको स्टेट कहेंगे, नहीं, बस पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर टेरिटरी की बात करें तो टेरिटरी का मतलब होता है कि बाउंड्री को सेट कर देना, लेकिन जितनी उनकी बाउंड्रीज होती है वो हमेशा उतना एग्रीड नहीं होता कि हाँ आज मेरी इतनी बाउंड्री है तो मेरा इन 10 साल बाद 50 साल बाद मेरी इतनी बाउंड्री नहीं, वो बढ़ा भी सकते हैं अपने किसी भी थ्रू। बाउंड्रीज कैन चेंज, 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है, वॉर करके, दूसरे की बाउंड्री पे वॉर किया और उसके एरिया को अपने बाउंड्री मिला दिया तो क्या बाउंड्री इंक्रीज हो गई। नेगोशिएशन के थ्रू, अगर कोई कंट्री है तो वो उसके साथ नेगोशिएशन करेंगे कि तुम ये अपना एरिया मुझे दे दो, बाय सम कुछ डील्स करके कर सकते हैं, परचेज खरीद के भी कर सकते हैं। स्टेट कैन बाय टेरिटरी फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से ले भी सकती है। सोवरेंटी के बारे में बात करें, सोवरेंटी के बारे में बात करेंगे तो द एबिलिटी टू रूल एब्सोल्युटली विद इन गिवन टेरिटरी, और जो भी उनकी टेरिटरी है उसमें वो किसी भी तरीके से रूल कर सकते हैं, वहाँ किसी और कंट्री का इफेक्टिवनेस नहीं चलेगा। बिकॉज ऑफ सोवरेंटी स्टेट कैन सेट देयर ओन फॉरेन पॉलिसी एंड एजेंडास, वो अपने फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, अपना एजेंडा बना सकते हैं, इसमें किसी और का इंटरफेयर करने की बात आती ही नहीं है। स्टेट्स आर
all equal in theory but in reality that isn't always the case। मतलब स्टेट्स जितने भी हैं सब थियरी के अकॉर्डिंग में तो इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब केस में ये सेम ही हो ये। जैसे कि सोवरेंटी के मतलब बात करेंगे इधर, सोवरेंटी के बारे में अगर बात करेंगे इधर, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप की सोवरेंटी होती है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोवरेन पावर एंड इट्स ओन सब्जेक्ट। मतलब अपने जो भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अपना सोवरेनली डिसीजन ले सकते हैं। एक्सटर्नल की बात करें किस कंट्री के साथ उन्हें सोवरेनली अपना रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना, वो कर सकते हैं। वो अपना इंटरनल अफेयर फुल्ली फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल की जो क्वेश्चन हैं उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट नोट थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव कंट्रोल। टेंडेंसी टू डिफाइन गवर्नमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ सेंट्रलाइज पब्लिक अथॉरिटी बट रेडर टू फोकस ऑन इफेक्टिव कंट्रोल भी होना चाहिए। गवर्नमेंट ये नहीं कि भाई खाली अथॉरिटी दे दिया, उन्हें उनका इफेक्टिव कंट्रोल भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ये है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक एनफोर्स द लॉ, दैट मेक्स एंड एनफोर्स द लॉ। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉ को बनाती है और उसको एनफोर्स करवाती है। गवर्नमेंट हैज के पास बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, बट देयर आर फोर मेन वे जो गवर्नमेंट करती है। ये वाला बाद में पढ़ेंगे। ये करते हैं नेशन स्टेट के बारे में। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या कहा जाता है? नेशन स्टेट होता है इज वन वेयर द ग्रेट मेजोरिटी आर कॉन्शियस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द सेम कल्चर। नेशन स्टेट में वो होता है कि एक नेशन का कोई स्टेट है वहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी है कि हाँ यहाँ पे ऐसे ही लोग होंगे और वहाँ का कल्चर भी सेम है। नेशन स्टेट इज एन एरिया वेयर द कल्चरल बाउंड्री मैच अप विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज से उनके कल्चरल बाउंड्रीज मैचअप करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, दोनों मैचअप करते हैं। द आइडियल ऑफ नेशन स्टेट इज दैट द स्टेट इनकॉर्पोरेट्स people of a single ethnic stock and cultural tradition। सोर्स यूनेस्को से आया हुआ है। Born in Western Europe in the 17th century, this model suggests that it is a natural for a group of people who share a common territory and culture, यानी कि language and religion to have their own state। 17th century में वेस्टर्न यूरोप से आया हुआ है ये नेशन स्टेट का नेशन स्टेट का वर्ड, कि कोई भी जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन टेरिटरी या फिर कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहा हो अपने ही स्टेट में। ड्यूरिंग colonial रूल द ब्रिटिश एक्यूज इंडिया ऑफ नॉट बीइंग अ नेशन ड्यू टू कल्चरल डाइवर्सिटी। जब कॉलोनियल रूल था ना तो उस समय ब्रिटिशों ने बोला था कि इंडिया जो है नेशन नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब स्टेट नेशन क्या होता है? स्टेट नेशन होता है इंडिया एज अ सिविलाइजेशन with many faith and language, they saw the one nation one culture idea as narrow as non desirable। मतलब इंडिया के सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फेथ्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, और उनको ऐसे वन नेशन वन कल्चर आइडिया को देखना ये बहुत ज़्यादा नेरो है, ये उतना पॉसिबल नहीं है। एज ए रिजल्ट इंडिया आइडेंटिटी डिड नॉट seek after cultural homogeneity, state compatible with cultural diversity। यहाँ पे कल्चर की होमोजेन मतलब एक कल्चर पे नहीं है, यहाँ पे कल्चर की डाइवर्सिटी है। ठीक है। सेवेंथ पॉलिसी फीचर ऑफ स्टेट नेशन मॉडल। सेवेंथ पॉलिसी फीचर है स्टेट नेशन मॉडल की फर्स्ट, द स्पेशल नीड ऑफ स्टेट लाइक नागालैंड मिजोरम, उनको एक स्पेशल लेजिस्लेशन दिया गया है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, नागालैंड के लोगों को मिजोरम के लोगों को मतलब जो यूपी को जो फैसिलिटी मिल रही है, जो उसको
नीड्स के लिए मिल रहा है वो इनसे अलग होगा, इनको कुछ स्पेशलाइज दिया गया है। सेकेंड, राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटी आर प्रोटेक्टेड अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल राइट। अब यहाँ पे जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ रिलीजियस है, कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उनको इंडिविजुअली राइट दिया गया है ताकि वो अपने रिलीजियस को, अपने कल्चर्स को बचा सके। तीसरी बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर इंश्योर द फर्स्ट टू फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल वन। जो पहला मतलब कि ये जो पहले दो फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री कहते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल इनको देखेगा, इनके थ्रू जो भी रूल बनाना होगा, जो भी कुछ करना होगा, प्रेसिडेंशियल सेक्शन को जाके इसको टैकल करेगा इस चीज़ को। फोर्थ होता है कि मिक्सचर ऑफ रीजनल एंड नेशनल पार्टीज विच कैन कम टुगेदर कोएलिशन इज सीन एंड कंट्री वाइड अपॉर्चुनिटी इन द सिविल सर्विस लॉ एंड बिजनेस एग्जिट। फोर्थ कहता है कि रीजनल या फिर नेशनल पार्टीज का मिक्सचर हो जाना, एक साथ कोएलिशन कर देना, सिविल सर्विस का पूरा अपॉर्चुनिटी हो कि ऑल ओवर इंडिया में वो काम करे, लॉस उसका पूरा काम करे, कोई बिजनेस है तो वो भी ऑल ओवर इंडिया में काम करे, तो ये सब कुछ फीचर्स है। फिफ्थ, द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री थ्रू लॉ इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटी एग्जिट विदाउट द प्रेशर ऑफ कल्चरल, मतलब कि जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है किसी भी कंट्री का, चाहे वो लॉ के थ्रू हो या इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटी के थ्रू हो, एग्जिट करे बिना कोई प्रेशर के, किसी भी कल्चर के बिना प्रेशर के वो एग्जिट करना चाहिए। नहीं कि कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है, चाहे लॉ के वजह चाहे इलेक्ट्रिक हो, उस पर कोई कल्चरल प्रेशर हो, वो अपने फ्री ऑफ कल्चर प्रेशर से काम कर सकती है। सिक्स्थ है ड्यू टू फेडरल एंड पार्लियामेंट सिस्टम कल्चरल नेशनलिज्म इज अ रीजनल स्टेट डू नॉट लीड टू सेसेशनलिज्म। हमारे पास फेडरल है, पार्लियामेंट सिस्टम है, कल्चरल नेशनलिज्म है इन रीजनल स्टेट में, तो ये सेशनलिज्म मतलब कि एक आध बात को नहीं बताता कि हाँ भाई अब यही चलेगा ना, इसमें प्रो में क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव करवा सकते हैं। लास्ट, मल्टीपल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज होनी चाहिए, चाहे किसी बोथ देयर कम्युनिटी या उनके लार्जली पॉलिटी में। मल्टी कल्चरिज्म क्या होता है? मल्टी कल्चरिज्म ये होता है कि डेट द व्यू दैट कल्चर, रेसेस, ethnicity, particularly those of minority groups, deserve special acknowledgement of their differences with dominant political culture। अब जैसे इंडिया है, यहाँ मल्टी कल्चर होगा, मल्टी कल्चर है, कोई भी स्मॉल ग्रुप होगा, कोई भी कल्चर, कोई भी रेसेस होगा, उनके कुछ अलग अलग अपने रिचुअल्स होंगे, इन सब का रिस्पेक्ट करना, इन सब को लेकर आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना, ये पॉलिटिकली कल्चर के अंदर आना चाहिए, इसको कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। सो ये था आज का इतना। तो आज हमने पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, क्यों रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है, उसके नेगेटिव क्या है, उसके पॉजिटिव थिंग क्या है, एक स्टेट क्या होता है, एक नेशन स्टेट क्या होता है, और एक स्टेट नेशन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। आप भी रिवीजन करिएगा। मिलते हैं कल। तो टिल देन थैंक यू एंड वेट। और हाँ, लास्ट में बोल देता हूँ, अगर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके जाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और कुछ नहीं, करे या ना करे वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।